तो तुम नागराज के चेले हो? वो बोला हाँ, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हें नागराज के पास नहीं ले जाऊंगा। मैंने कहा तो फिर कहाँ ले जाओगे? अपने घर ले जाने का इरादा है क्या? वो बोला नहीं, मैं तुम्हें हनुमान के मंदिर ले जाऊंगा, वहां मेरे कुछ और साथी भी मौजूद हैं। मैंने कहा हैरत है, तुम पहले शख्स हो जो मुझे नागराज के पास ले जाने की बजाय कहीं और ले जाना चाहते हो। क्या तुम नागराज से 5 लाख का इनाम नहीं लेना चाहते? उस शख्स ने कहा लानत भेजो नागराज और उसके 5 लाख पर। पंडित भेरू की दौलत के सामने अब उसके 5 लाख की कोई हैसियत नहीं रही, और यह भी मुमकिन है कि नागराज मुझे 5 लाख का इनाम देने की बजाय आशीर्वाद पर ही टाल दे। मैंने कहा पंडित भेरू की दौलत? मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। रत्ना का चेहरा खौफ से धुआं हो रहा था। उसका एक पैर फुट सीट पर आहिस्ता आहिस्ता मुसलसल हरकत कर रहा था। मैं समझ गया कि वो फुट सीट हटाकर उसके नीचे छुपी हुई कैराकॉफ राइफल को सामने लाना चाहती थी, ताकि बवक्त जरूरत उसे आसानी से गिरफ्त में ले सके। वो शख्स गुर्राया, अनजान बनने की कोशिश मत करो। उस रात मैं हिल्टन में नहीं था, लेकिन मुझे पता चल गया था कि पंडित भेरू भी तुम्हारे साथ था। वो मंदिर में आग से बच गया था। वो बहुत चालाक आदमी है और मैं दावे से कह सकता हूँ कि वो मंदिर की सारी दौलत अपने साथ ले गया होगा, और अब वो दौलत हमारे काम आएगी। नागराज को तो हम उसकी हवा भी नहीं लगने देंगे। अलबत्ता उसे इतना जरूर फायदा होगा कि उसे अपने 2 बदतरीन दुश्मनों यानी तुमसे और भेरू से निजात मिल जाएगी। मेरा दिमाग उस वक्त बड़ी तेजी से काम कर रहा था। ये लोग दौलत की खातिर नागराज से गद्दारी कर रहे थे। मैंने कहा अगर मैं तुम्हें भेरू के बारे में कुछ न बताऊं तो? वो बोला ठाकरे तुमसे सब कुछ मालूम कर लेगा। वो किसी की जबान खुलवाने के मामले में नागराज से ज्यादा खतरनाक है। मैंने कहा ठाकरे से तुम्हारा मतलब बाल ठाकरे है? वो बोला बाल ठाकरे नहीं, अमृत ठाकरे। वो चंद रोज पहले ही अतालगढ़ से आया है। कल रात जब उसे पता चला कि भेरू जिंदा है तो ये मंसूबा उसने बनाया था, और इत्तेफाक से आज तुम मेरे हाथ लग गए। ठाकरे बहुत खुश होगा, उसे दौलत से बड़ी मोहब्बत है। उसके लिए तो उसने अपने दौलतमंद जीजा को भी कत्ल कर दिया था, मगर उसके हाथ कुछ नहीं लगा। उसकी बहन ने उसे ठीका दिखा दिया और वो पुलिस से बचता धक्के खाता हुआ यहाँ आ गया। मैंने कहा यानी उसने दौलत के लिए अपनी बहन का सुहाग उजाड़ दिया। वैसे हमारे मुल्क में ऐसे लातादाद ठाकरे पाए जाते हैं जो दौलत के लिए अपनी कौम की माओ बहनों के सुहाग उजाड़ रहे हैं, सड़क पर खून बहा रहे हैं और खुद ऐश कर रहे हैं। वैसे बाल ठाकरे भी अजीब ड्रामा आदमी है। वो धाड़ा बकवास बंद करो और खामोशी से कार चलाते रहो। दरअसल मैं उसे बातों में लगा कर काबू में करने का कोई मौका तलाश कर रहा था, लेकिन वो बहुत मोहतात होकर बैठा हुआ था। पिस्तौल की नाल एक लम्हे को भी मेरी गर्दन से नहीं हटी। कार उस वक्त नेहरू मार्ग के इलाके में पहुंच चुकी थी। ये इलाका भी मेरा देखा हुआ था। उससे आगे आबादी छतरी थी और वहीं से एक सड़क हनुमान मंदिर की तरफ जाती थी, जो आबादी से बहुत हट कर वाक़ था। उस मंदिर में शाम तक लोगों की आमदोरफ्त रहती थी। शाम का अंधेरा फैलने के थोड़ी ही देर के बाद वो सड़क वीरान हो जाती, और मुझे समझने में देर नहीं लगी कि उन लोगों ने इस मंदिर में डेरे जमाए हुए हैं। हम नेहरू मार्ग की आबादी से बाहर निकल आए थे। मैंने रत्ना की तरफ देखा। उसने आंख से इशारा कर दिया। मेरी नजरें गैर इरादी तौर पर उसके पैरों की तरफ उठ गईं। कैराकॉफ राइफल का दस्ता सीट के नीचे से झांक रहा था। वो शख्स अब पहले से ज्यादा मोहतात हो गया था। रत्ना ने पीछे मुड़कर कुछ कहना चाहा, देखो भाया, मगर उस शख्स ने गुर्राते हुए उसकी बात काट दी। मुझे भाया मत कहो रंडी। उसके साथ ही उसने उल्टे हाथ का थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ रत्ना की गर्दन पर कान के करीब लगा। वो चीखती हुई नीचे झुक गई। मैंने कहा औरत पर हाथ उठाते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैंने कहते हुए पीछे गर्दन घुमाने की कोशिश की, मगर उसने मेरी गर्दन पर पिस्तौल का दबाव बढ़ा दिया। वो गुर्राया, तुम अपनी चोंच बंद रखो। मैंने कनखियों से रत्ना की तरफ देखा। उसे थप्पड़ खाकर झुकने का मौका मिल गया था। उसने दोनों पैर ऊपर उठाकर बड़ी फुर्ती से राइफल खींच ली, और ठीक उस वक्त मैंने स्टीयरिंग के दाईं तरफ झुकते हुए पूरी कुव्वत से ब्रेक पेडल दबा दिया। रफ्तार ज्यादा तेज नहीं थी, मगर कार एक जोरदार झटके से रुकी। गनमैन अपनी जगह से उछलकर अगली सीट की पुश्त से टकराया। उसने ट्रिगर भी दबा दिया था। बदहवासी में चलाई हुई गोली सामने वाली विंड स्क्रीन में सुराख करती हुई निकल गई। रत्ना राइफल संभालती हुई तेजी से सीधी हो गई। उसे पोजीशन लेने का मौका नहीं मिल सका था। इतनी जगह ही नहीं थी कि वो किसी तरह की पोजीशन ले सकती। ताहम उसने बड़ी तेजी से पलटते हुए राइफल की नाल से वार कर दिया। जर्ब उस शख्स के चेहरे पर लगी। वो चीखता हुआ पीछे सीट पर उल्टा। पिस्तौल उसके हाथ से छूटकर सीटों के बीच वाली जगह पर गिर गया था। सीधा होने की कोशिश में मेरी टांग मुड़ गई थी, और इस दौरान उस शख्स ने दरवाजा खोलकर बाहर छलांग लगा दी थी। रत्ना भी मेरी तरह अपनी सीट पर उलझ कर रह गई थी। मैंने संभलते हुए राइफल उसके हाथ से ले ली और दरवाजा खोलकर बाहर छलांग लगा दी। वो शख्स सड़क से उतरकर नशेब की झाड़ियों में उलझता हुआ दौड़ा जा रहा था। अगर वो निकल गया तो हमारी सलामती खतरे में पड़ जाएगी। बाद में वो कार के जरिए हमारे ठिकाने तक पहुंच सकते थे। मैं उसे जिंदा निकल जाने का मौका नहीं देना चाहता था। मैंने राइफल सीधी करके ट्रिगर दबा दिया।
फायरिंग की आवाज के साथ भयानक चीखें भी फजा में गूंजी और वो शख्स लड़खड़ा कर गिरा और ढलान पर लुढ़कता चला गया। मैंने भी ढलान पर दौड़ लगा दी। वो झाड़ियों में उलझा तड़प रहा था। उसे पुश्त पर सिर्फ एक गोली लगी थी। मैंने राइफल उसकी तरफ करके एक भ्रष्ट मारा और उसकी मौत का इत्मीनान करने के बाद सड़क की तरफ दौड़ा। रत्ना भी सड़क के किनारे खड़ी थी। मैंने उसे बाजू से पकड़कर कार की तरफ दौड़ लगा दी। कार का इंजन बंद हो चुका था। मैंने इंजन स्टार्ट किया और यू टर्न लेते हुए कार की रफ्तार बढ़ाता चला गया। राइफल मैंने रत्ना को दे दी थी, जिसे उसने दोबारा फुट सीट के नीचे डाल दिया था। सामने बहुत दूर किसी गाड़ी के हेडलैम्प्स की रोशनियां देखकर मैं चौंक गया। सन्नाटे में फायरिंग की आवाज बहुत दूर तक गूंजी होगी, जो सूरत हाल मालूम करने के लिए इस तरफ आ रही हो। रत्ना बोली, पुलिस? सामने से पुलिस की गाड़ी आ रही है। अब मैंने भी हेडलैम्प्स की रोशनियों के ऊपर सुर्ख रोशनी स्पार करते हुए देख ली थी। मैंने कार तेजी से बाईं तरफ एक जैली सड़क पर मोड़ दी और तकरीबन 200 गज आगे एक और मोड़ पर कार घुमाते हुए मैंने गर्दन घुमा कर देखा। पुलिस की कार भी उस तरफ मुड़ी थी। मैंने कार की रफ्तार बढ़ा दी और उसे मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ाता हुआ दोबारा नेहरू मार्ग के इलाके में ले आया। वहां से पेरोली की तरफ निकलने में मुझे ज्यादा दुश्वारी न हुई। पंडित भेरू की कोठी की तरफ आते हुए भी मैंने पूरी एहतियात से काम लिया था और आखिरकार मैंने गाड़ी उस रास्ते की तरफ मोड़ दी और फिर कार को उस सड़क पर मोड़ दिया जो पहाड़ी पर भेरू की कोठी की तरफ चली गई थी। इस सड़क के मोड़ पर प्राइवेट का बोर्ड लगा हुआ था। वो पहाड़ी सड़क से तकरीबन 300 फुट बुलंद थी और गेट का सड़क के मोड़ से 200-250 गज का फासला था। उस तरफ गाड़ी मोड़ते हुए मैंने रत्ना की तरफ देखा। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। अजीब से तासुरात थे। मैंने पूछा, क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे से लगता है जैसे अब भी सनसनी की कैफियत में मुब्तला हूँ। वो बोली, ठीक कहते हो, मैं अभी तक अपने आप पर काबू नहीं पा सकी। वैसे एक बात तयशुदा है कि कुछ अरसा तुम्हारे साथ रही तो और कुछ हो ना हो, मैं ब्लैक क्वीन जरूर बन जाऊंगी। मैंने मुस्कुराकर कहा, ये ब्लैक क्वीन कौन है? वो भी मुस्कुराते हुए बोली, एक इंडियन फिल्म की हीरोइन। एक ठाकुर के हाथों अपनी इज्जत लुटाकर डाकुओं के गिरोह में शामिल हो जाती है और अपनी तौहीन का बदला लेने के लिए न सिर्फ उस ठाकुर को बल्कि उस जैसे तमाम ठाकुरों को चुन चुन कर मार देती है। वो हमेशा काले कपड़े पहनती है, इसलिए वो ब्लैक क्वीन के नाम से मशहूर हो गई। जालिम किस्म के ठाकुर और जमींदार उसका नाम सुनकर ही थर थर कांपने लगते हैं। मैंने कहा, तो गोया तुम ब्लैक क्वीन बनना चाहती हो? रत्ना मुस्कुरा कर रह गई। मैंने गाड़ी गेट के सामने रोक दी और दोबारा दरवाजा खोलकर नीचे उतर गया। गेट के करीब पहुंचकर यकायक मुझे ख्याल आया कि उस रोज भेरू ने पिलर पर लगे हुए डिवाइस पर जिन मखसूस नंबरों के बटन दबाए थे जिनसे गेट खुल गया था, वो नंबर मुझे मालूम नहीं थे। मैं पिलर पर इधर उधर देखने लगा। रिमोट कंट्रोल जैसे उस डिवाइस के नीचे इत्तलाई घंटी का बटन लगा हुआ था। उसके साथ इंटरकॉम वाला डिवाइस भी था। बटन दबाकर अंदर मकीनों से बात की जा सकती थी। मैंने बटन दबा दिया और जवाब का इंतजार करने लगा। चंद सेकंड के बाद डिवाइस के स्पीकर पर सुमित्रा की आवाज सुनाई दी। कौन है? मैंने डिवाइस के करीब होकर कहा, मैं हूं सुमित्रा नाजी। गेट कैसे खुलेगा? सुमित्रा ने कहा, तुम्हारी गाड़ी हमने देख ली थी, तुम्हारी कॉल का इंतजार था। गेट खुल रहा है, तुम आ जाओ। उसके साथ ही पिलर के अंदर एक तरफ से क्लिक की हल्की सी आवाज सुनाई दी और गेट का फौलादी पट अपनी जगह से सरकता हुआ दीवार में गायब होने लगा। मैं गेट के करीब से हटकर कार में बैठ गया और उसे आगे बढ़ा ले गया। पोर्च में कार रोकी तो उस वक्त सुमित्रा भी बरामदे वाले दरवाजे से निकल कर आ गई थी। वो रत्ना की सूरत देखकर समझ गई कि हम किसी खास सूरत हाल से गुजर कर आ रहे हैं। उसने मेरी तरफ देखते हुए पूछा, कोई गड़बड़? मैंने आगे बढ़ते हुए कहा, नहीं, गड़बड़ को हम इस फसील के बाहर बहुत दूर छोड़ आए हैं। तुम हमें चाय पिला दो तो बड़ा एहसान होगा। सुमित्रा ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा, भोजन नहीं करोगे? हम तो तुम लोगों का इंतजार कर रहे थे। मैंने कहा, भोजन हमने कर लिया था। अच्छा यूं करो कि तुम लोग अपना भोजन निकाल लो और उसके साथ ही हमारे लिए चाय, साथ इकट्ठे बैठ जाएंगे और गपशप भी होती रहेगी। वो बोली, ठीक है, मैं गुरु को बताती हूँ। रत्ना तो हॉल कमरे में सोफे पर ढेर हो गई और मैं अपने कमरे में आकर बाथरूम में घुस गया। मुंह हाथ धोकर कपड़े बदले और हॉल कमरे में आ गया। अगरचे शानदार डाइनिंग टेबल भी मौजूद थी, मगर रत्ना कालीन पर दस्तरखान बिछा रही थी। उसने बिल्कुल रिवायती अंदाज में पीतल की थाली और बर्तनों में 2 आदमियों का खाना परोस दिया और 2 कप चाय के भी दस्तरखान पर रख दिए। भेरू उस वक्त सोफे पर बैठा हुआ था। मुझे इशारा करता हुआ वो सोफे से उठ गया। भेरू ने खाने के दौरान पूछा, नागराज के बारे में कोई सुनगुन? मैंने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, 1-2 रोज में पता चल जाएगा। मैंने आदमी पीछे लगा दिए हैं और हाँ, मैंने शक्तिलाल को यहाँ का फोन नंबर दिया है, उसकी कॉल आए तो तुम लोग परेशान मत हो जाना। भेरू ने कहा, क्या वो काबिल एतमाद है? मैंने कहा, काबिल एतमाद? कल रात अगर शक्ति और उसके साथी हमारी मदद न करते तो हमारा अंजाम भी राधा की तरह होता। हैरत है कि तुम पूछ रहे हो कि शक्ति काबिल एतमाद है या नहीं। भेरू ने कहा, मेरी बात का बुरा मत मानो, बहुत कुछ करने के बावजूद बाज लोगों का विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस माहौल से शक्ति का ताल्लुक है
उस टाइप के लोग वफादारियां बदलते रहते हैं। कोई बड़ा लालच उनकी नीयत और इरादा बदल सकता है। मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, भेरू सिंह, एक तरफ नागराज है जिसके पास दौलत और ताकत है, दूसरी तरफ मैं हूं जिसके पास कुछ भी नहीं, सर छुपाने का ठिकाना भी नहीं, अपनी जान बचाने के लिए भागता फिर रहा हूं। लेकिन शक्तिलाल ने मेरा साथ दिया, जबकि वो तमाम हकायक से वाकिफ है। नागराज ने मेरे लिए 5 लाख का इनाम भी लगा रखा है। उसे जिस पर मेरी मदद करने का शुबा होता है उसे मौत के घाट उतार देता है। तुम्हारी अपनी मिसाल सामने है। मंदिर को आग लगाकर तुम्हें भी जलाकर राख कर देने की कोशिश की गई, क्योंकि नागराज को शुबा हो गया था कि तुमने मुझे अपने मंदिर में पनाह दी थी। ये सब कुछ जानते हुए शक्ति ने मेरा साथ दिया। अपने हाथ नागराज के आदमियों के खून से रंगे। कल रात उसने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया, उसके बावजूद तुम कह रहे हो कि वो एतमाद के काबिल नहीं हो सकता। भेरू ने कहा, मैंने ये नहीं कहा कि उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। मैंने तो तुमसे ये पूछा था कि उस पर एतमाद किया जा सकता है या नहीं। मैंने कहा, तुम्हारे नजरिए के मुताबिक किसी ऐसे शख्स पर भरोसा नहीं करना चाहिए जिसकी वफादारियां मशकूक हों। इस तरह तो मैं भी किसी तरह भरोसे के लायक नहीं ठहरता। मेरा धर्म मुख्तलिफ है, मेरा देश मुख्तलिफ है, मेरे मकासद अलग हैं। मुझे इस वक्त तुम्हारे देश का दुश्मन नंबर 1 समझा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद मैं तुम्हारे लिए काबिल भरोसा हूँ। तुम्हें मुझ पर इस कदर विश्वास है कि अपना एक एक राज मुझे बता दिया। जिस दौलत के लिए तुमने अपनी जिंदगी साधु बनकर मंदिर में गुजार दी, सारी जवानी त्याग दी, जिसके लिए तुमने नागराज जैसे दुनिया के खतरनाक तरीन आदमी से दुश्मनी मोल ली, उस दौलत का राज मुझे क्यों बता दिया? मुझसे तुम्हें कोई खौफ क्यों नहीं आता? इसकी वजह यह नहीं कि तुम मुझ पर विश्वास करते हो, तुम्हें यकीन है कि मैं तुम्हारे साथ कभी धोखा नहीं करूंगा। भेरू चंद लम्हे खामोशी से मेरी तरफ देखता रहा, फिर मध्यम लहजे में बोला, बात कैरेक्टर की है, किरदार की। तुमने पहली ही मुलाकात में मुझे बता दिया था कि तुम कौन हो। हालांकि उस वक्त भी तुम जान बचाने के लिए भाग रहे थे और उस वक्त तुम्हें ज्यादा खतरा था। मैं तुम्हें धोखे से मरवा भी सकता था, मगर मुझे तुम्हारी सच्चाई ने मुतासिर किया और फिर तुम एक कॉज के लिए काम कर रहे हो। हमारे देश के दुश्मन सही, मगर अपने मकसद से तो मुखलिस होना। मैं पहली ही मुलाकात में जान गया था कि तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते, इसलिए मैंने तुम पर पूरा भरोसा किया और अपना हर राज तुम्हें बता दिया। अजीब मंतिक थी उसकी, लेकिन मैं समझ गया कि वो ये बेतुकी बातें अपनी खिजालत मिटाने के लिए कर रहा है। मैंने कहा, शक्ति भी ऐसा ही है, उस पर मुकम्मल भरोसा किया जा सकता है। भेरू ने कहा, अगर तुम्हें उस पर भरोसा है तो मुझे क्या एतराज हो सकता है? अगर तुम उसे यहाँ भी ले आओ तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा। मैंने हल्का सा कहकहा लगाते हुए कहा, अब तो तुम एकदम पिघल गए, लेकिन उसे यहाँ लाने की जरूरत नहीं। वैसे ये ठाकरे कौन है? अमृत ठाकरे। भेरू चौंक गया, अमृत ठाकरे? कहीं आमना सामना हुआ है या नाम सुना है? मैंने कहा, नाम सुना है, आमना सामना होने में थोड़ी कसर रह गई थी। फिर मैं उसे अपने साथ पेश आने वाला वाकया बताने लगा। आखिर में कहा, वो शख्स मुझे ठाकरे के पास ले जाना चाहता था, लेकिन खुद ऊपर पहुंच गया। बहरहाल ये एक नई बात सामने आई है कि नागराज के पास चेलों को ये पता चल गया है कि तुम जिंदा हो और उनकी नजरें तुम्हारी दौलत पर हैं। अब उन्हें नागराज की नहीं, तुम्हारी दौलत की फिक्र है। भेरू बोला, अभी कुछ देर पहले मैंने क्या कहा था? तुमने जिस शख्स को ठिकाने लगाया है और उसका जो हुलिया बताया है, उससे मैं समझ गया हूं कि वो कौन था। वो विशंबर सिंह था, नागराज का बहुत पुराना सेवक। नागराज पहली बार इस शहर में आया था तो विशंबर सिंह उसके साथ था। उस वक्त ये बहुत मरियल सा और दुबला पतला हुआ करता था, जैसे फाकों का मारा हो। नागराज के शोबदों को बढ़ावा देने में इसने बहुत काम किया। शंकर गोपाल, रवि पंडित, अमरेश जैसे लोगों को यही विशंबर सिंह नागराज के करीब लाया था और बेला जैसी छोकरी को भी यही नागराज के पास लेकर गया था। नागराज भी उसका बहुत ख्याल रखता था, लेकिन मैंने कहा ना कि ऐसे लोगों की वफादारियां तब्दील होते देर नहीं लगती। नागराज के पास रहते हुए विशंबर सिंह को किसी चीज की कमी नहीं थी। उसने अपने शहर चित्तौड़गढ़ में एक शानदार हवेली भी बना ली, लेकिन नागराज के पास जो कुछ भी है वो उसका है। विशंबर सिंह उसके जराइम में तो बराबर का शरीक था, मगर उसकी दौलत में हिस्सेदार नहीं था। इस मामले में वो नागराज का मोहताज था। और जब उसे पता चला कि मैं जिंदा हूं और अचाल शिवा मंदिर की सारी दौलत भी अपने साथ ले गया हूं, तो नागराज से उसकी वफादारी ने दम तोड़ दिया और उसने नागराज को धोखे में रखकर मेरी दौलत पर कब्जा करने का मंसूबा बना लिया। और मैं दावे से कहता हूं कि अमृत ठाकुर को उसने रात ही रात में अकालगढ़ से बुलवा लिया होगा, या हो सकता है कि वो कई रोज पहले ही यहाँ आ गया हो और कल रात मेरे बारे में सुनकर उसने अमृत ठाकरे से मिलकर मेरी दौलत पर कब्जा करने का मंसूबा बनाया हो। इत्तेफाक से तुम उसके हाथ लग गए। मुझे तलाश कर लेना तो शायद उसके बस में ना होता। तुम पर तशद्दुद करके मेरा खोज लगाना चाहता होगा वो। मैंने उसके खामोश होने पर कहा, अपनी जान सबको प्यारी होती है। मैं तशद्दुद से बचने और जान के खौफ से उसे तुम्हारा पता बता सकता था। भेरू ने कहा, लेकिन मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। मैंने कहा, बिल्कुल इसी तरह मुझे भी शक्ति पर पूरा विश्वास है। भेरू ने कहा,
मैंने तुम्हारी बात का यकीन कर लिया और यह भी कह दिया कि उसे यहाँ भी ले आओ तो मुझे कोई एतराज नहीं। मैंने उसे असल मौजू पर लाते हुए कहा, बहरहाल मैंने तुमसे अमृत ठाकरे के बारे में पूछा था। भेरू के मुंह से गहरा सांस निकल गया। बोला, अमृत ठाकरे? वो कुछ कहने ही वाला था कि दूर मेज पर रखे हुए टेलीफोन की घंटी बज उठी। भेरू और सुमित्रा एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मुझे उस बंगले में रहते हुए 5-6 रोज तो हो चुके थे और फोन की घंटी मैंने पहली मर्तबा सुनी थी। मैंने आज तकरीबन 2 घंटे पहले शक्ति को यहाँ का नंबर दिया था, इसलिए मुझे समझने में देर न लगी कि ये कॉल शक्ति की ही होगी। हो सकता है उसे नागराज के बारे में कोई अहम बात मालूम हो गई हो और वो मुझे इत्तला देना चाहता हो। भेरू के कहने पर सुमित्रा ने आगे बढ़कर रिसीवर उठा लिया और सिर्फ हेलो कहा। वो खामोशी से दूसरी तरफ की आवाज सुनती रही, फिर मुझे इशारा किया। वो शक्ति लाल ही की कॉल थी। मेरी आवाज सुनते ही वो बोला, तुम खैरियत से घर पहुंच गए गुरु? मैंने कहा, हाँ, क्या बात है, क्या हुआ? वो बोला, दरअसल प्रेम निवास रेस्टोरेंट के करीब गोविंद ने विशंबर को तुम्हारी कार की पिछली सीट पर छुप कर बैठते हुए देख लिया था। वो बुद्धू खुद कुछ करने के बजाय मुझे इत्तला देने के लिए भागा चला आया और जब मैं वहां पहुंचा तो तुम्हारी कार वहां से जा चुकी थी। हम तुम्हें और तुम्हारी कार को पूरे शहर में तलाश करते रहे। तकरीबन 1 घंटे के बाद पता चला कि पुलिस को नेहरू मार्ग से जरा आगे सड़क किनारे झाड़ियों में विशंबर की लाश पड़ी हुई मिली थी, जिसे गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया था। पुलिस उस इलाके में किसी कार का पीछा भी करती रही थी। एक मौके पर गोविंद ही ने तुम्हारी कार को बड़ी तेजी से एक तरफ जाते हुए देखा था और थोड़ी देर बाद पुलिस की गाड़ी भी तेज रफ्तारी से उसी तरफ गई थी। मैं परेशान हो रहा था। मैंने सोचा मालूम कर लूं कि तुम खैरियत से तो हो ना। मैंने कहा, हाँ, हम खैरियत से पहुंच गए थे, तुम चिंता मत करो। वो बोला, विशंबर सिंह? मैंने कहा, उसकी कहानी खत्म हो गई। तुम कल दिन 12 बजे के करीब मुझे फोन करना और मैंने जो काम बताया है उस पर ध्यान रखो, उसमें ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए। शक्ति बोला, तुम चिंता मत करो गुरु, हम उसे पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। मैंने कहा, ठीक है, मैं कल तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा। मैंने फोन बंद कर दिया। फिर भेरू के करीब आकर बैठा। कहा, शक्ति के किसी आदमी ने विशंबर को हमारी कार में छुपते हुए देखा था। उन्हें अगरचे विशंबर की लाश की इत्तला भी मिल चुकी है, मगर वो मेरे लिए परेशान था। भेरू ने कहा, वो तुम्हें गुरु मानता है, उसे तुम्हारी चिंता करनी ही चाहिए। उसके होंठों पर पहली मर्तबा मुस्कुराहट आई। मैंने उसके चेहरे को देखते हुए कहा, हाँ, तो तुम अमृत ठाकरे के बारे में कुछ बता रहे थे। भेरू के मुंह से एक गहरा सांस निकल गया। बोला, अमृत ठाकरे की माँ भलवार शहर से कई मील दूर बिस्मा नामी एक गांव की रहने वाली थी। उसका बाप नीच जाति का था, माछी। लोगों के घरों में पानी भरा करता था। बिस्मा नाम का ये गांव मध्य प्रदेश की सरहद के बिल्कुल करीब वाक़ है। उससे आगे मध्य प्रदेश का चंबल वैली का इलाका डाकुओं और बागियों की जन्नत कहलाता है। खतरनाक खाइयों, घाटियों और गुंजान जंगलों पर मुश्तमिल चंबल वैली का वो इलाका वाकई डाकुओं की जन्नत है। डाकू गिरोह दर गिरोह आजादी से उस इलाके में घूमते रहते हैं। यही जंगल, खाइयां और घाटियां उनका जीवन है। पुलिस, फौज या सरकार का कोई आदमी उन खतरनाक घाटियों और जंगलों में दाखिल होने की हिम्मत नहीं करता। अलबत्ता जेल से भागे हुए खतरनाक मुजरिम, चोर, डाकू और कातिल उस तरफ का रुख करते हैं। ये अपने आप को बागी कहते हैं और उन्हें डाकुओं के किसी न किसी गिरोह में पनाह मिल जाती है। इस चंबल वैली ने हिंदुस्तान की तारीख में बड़े बड़े नामी गिरामी डाकू पैदा किए हैं। ये जंगल फूलन देवी का भी मस्कन रहा है। उसके गिरोह ने आसपास के इलाके में तबाही मचा रखी थी और भोपित डाकू का नाम तो हिंदुस्तान की तारीख कभी नहीं भुला सकेगी। भोपित का नाम उस वक्त सामने आया था जब हिंदुस्तान के बंटवारे की बातें हो रही थी। उसके गिरोह में सिर्फ चंद ही आदमी थे, मगर उसने हिंद सरकार को हिलाकर रख दिया था। हुक्मरान और नेता उसके नाम से थर थर कांपते थे। वो उन दौलतमंदों पर बिजली बनकर गिरता जिन्होंने गरीबों का खून चूस चूस कर अपनी तिजोरियां भरी थीं। भोपित ये दौलत लूट कर गरीबों में बांट देता। गरीब उससे बहुत खुश थे। वो उसे भगवान सम्मान समझते थे, उसकी पूजा करते थे। भोपित ने कई बरसों तक हिंदुस्तान में दहशत फैलाए रखी और जब मुल्क का बंटवारा हुआ तो भोपित अपने साथियों समेत पाकिस्तान चला गया, जहां कुछ ही अरसे के बाद वो मुसलमान हो गया और शराफत की जिंदगी गुजारते हुए गुमनामी की मौत मर गया।